हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लिंक। आई एम अनीशा। हम इस चैनल पर पर्टिकुलरली DSSS नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यही सभी क्वेश्चंस पीजीटी बायोलॉजी और एसटी टीजीटी साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज MSc लाइफ साइंस एंट्रेंस के लिए भी। तो हम यूनिट वाइज फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट है, सब मैं इंक्लूड करूंगी। और अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उसके साथ उसके सारे ऑप्शन समझेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ अगर 2-3 क्वेश्चंस और आते हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। और दूसरा, कोई भी कंसेप्ट आता है हम उसको साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। अभी हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखा है। पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन 1 to 20। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 21 is, why are the proteins involved in active transport are often called pumps? देखो, पंप क्या होते हैं, हमें कोई भी चीज, पंप हम घर पे लगाते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है पंप को कोई भी चीज पुल करने के लिए। ठीक है। इसी तरह जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं तो प्रोटीन को एनर्जी चाहिए होती है कोई सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाने के लिए। तो इसलिए हम प्रोटीन को पंप से रिलेट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मामले में। ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के लिए जाने के लिए। और जब हम लोअर से हायर कंसंट्रेशन लेके जाते हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, लेट्स सी आवर ऑप्शंस। Option 1 is they use the energy to move substance against its concentration gradient. This is our correct option. आगे ऑप्शंस देखते हैं। they use energy to move a substance with its concentration gradient। देखिए, with its concentration gradient नहीं आएगा। with its concentration gradient है तो वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो गया, जहाँ पे हम एनर्जी यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एनर्जी यूज कर रहे हैं, और एनर्जी हम किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन लेके जाना है, तो वो अगेंस्ट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दे यूज एनर्जी टू बाइंड दी सब्सटेंस टू दी कैरियर। देखो, जो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है ना, यहाँ एनर्जी यूज होती है, लेकिन ये सब ऑप्शन 1 के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च आर कॉल्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक जो स्टार्च स्टोर करते हैं, एक जो ऑयल और फैट स्टोर करते हैं, और एक जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो ये ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा वाला क्या स्टोर करता है। सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट, हमें पूछा है स्टार्च के लिए, स्टोर स्टार्च, तो अमाइलोप्लास्ट जो है वो हमारा स्टार्च स्टोर करता है। अगला है इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट को याद करने की एक ट्रिक है, यहाँ पे इलायो में ऑयल है, उल्टा लिखा हुआ है OIL, तो इसे याद करके हम ऑयल और फैट स्टोर करते हैं इलायोप्लास्ट। ऐसे एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मेन ये तीन टाइप्स होते हैं एल्यूरोप्लास्ट के। Question number 23 is, pinocytotic vesicles or phagocytotic vesicles often fuse with a dash inside the cell for digestion। देखो, मैंने बताया था जब सेल फूड का इंटेक करता है तो हम उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जब वो लिक्विड फूड का इंटेक करता है तो हम उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये पिनोसाइटोसिस जब लिक्विड फूड का इंटेक करता है, और जब सॉलिड फूड का इंटेक करता है तो हम उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स और फाइगोसाइटोटिक वेसिकल्स किस किस चीज के साथ फ्यूज होती है फॉर डाइजेशन। कई बार क्या होता है, जब सेल फूड का इंटेक करता है वो लाइसोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। कई बार ये हमें पता है हमारे सेल के अंदर हार्मफुल चीजें आ सकती हैं, तो उन हार्मफुल चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम्स के साथ मिलके। देखो, ये है ना यहाँ पे, दिस इज लाइसोसोम। ये फैगोसाइटोटिक और पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स के साथ मिलेगा, और जो भी कुछ बैड पार्टिकल्स हमारे सेल में आ रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, लाइसोसोम्स हमें पता ही है, सुसाइडल वैक्स बोलते हैं। लेट्स सी आवर ऑप्शंस। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया,
तो इसके साथ तो अटैच नहीं करता क्योंकि ये तो पावर हाउस है हमारे सेल का। लाइसोसोम्स हमें पता है हमारा करेक्ट आंसर है। गोल्जी अपरेटस किस काम आता है? गोल्जी अपरेटस सेल में जो सेल का जो मटेरियल है, प्रोटीन है, उसको पैकेज करता है और आगे पास ऑन करता है अलग अलग ऑर्गेनेलीज को, और जहाँ पे भी सेल को मटेरियल को पहुंचाना है अपना, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Question number 24. According to the Dash theory, prokaryotes entered eukaryotic cells, eventually evolved into the mitochondria and chloroplast and found in eukaryotic cells. देखो क्या हुआ था, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एक सेल था। अभी हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, पहले ये एक सेल हुआ करता था। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल था, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट एक अलग सेल था। ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल थे। फिर क्या हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद ये उसी के अंदर रहने लग गए, और ये यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेली बन गए, ठीक है। तो ये एक ना थ्योरी है, ये थ्योरी इसको क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो 4 है वो हमारा करेक्ट है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। Let's move to our next question. Question 25. A substance can only be accumulated against its electrochemical gradient by. देखो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। एक हमारा सेल है, सेल के अंदर जो है वो क्लोरीन है, और क्लोरीन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, लेकिन सेल को और भी क्लोरीन चाहिए। अब और क्लोरीन चाहिए तो डिफ्यूजन से तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाना है। अगर डिफ्यूजन के थ्रू आता तो सेल से बाहर जाएगा, इसलिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है मामला, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, इसलिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, हम बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं इसमें, और ये पासेज थ्रू चैनल्स और डिफ्यूजन थ्रू अ यूनिपोर्ट, ये तीनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही है। तो अगर हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के लेके जाना है तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज द प्रिंसिपल इंट्रासेल्यूलर कैटायन इज। देखिए प्रिंसिपल, ये याद करने का क्वेश्चन है। इंट्रासेल्यूलर कैटायन मीन हमारा होता है पोटेशियम के। 98% जो हमारा पोटेशियम होता है ना, वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रिंसिपल इंट्रासेल्यूलर कैटायन है वो है पोटेशियम। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 27. Which of the following forms the part of endomembrane system? देखो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। ये चारों मिला के हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस है इसमें से। आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये नहीं है, जो 4 मैंने बोले उसमें नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है। गोल्जी अपरेटस, हाँ गोल्जी अपरेटस हमारा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। पेरोक्सिमल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है। तो जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है गोल्जी अपरेटस। ये चारों याद कर लेना, ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये चारों मिलके हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 28. लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल इज। देखो ये हमारी है सेल साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी में से क्वेश्चंस आने और सेल साइकिल में से ना ऐसे होता ही नहीं कभी।
देखिए ये हमारा G1 फेज है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ सेल ग्रो करता है, ठीक है। एस फेज में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो रेप्लिकेट करता है क्योंकि आगे उसको सेल डिवीजन करना है। G2 फेज में हमारा माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है। ये हमारा जो है ना एम फेज है ये पूरा। तो एम फेज में पूरा जो सेल का डिवीजन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट तो हमारा एस फेज में क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारा एम फेज में पूरा सेल डिवाइड होता है। अब यूँ पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है। लॉन्गेस्ट फेज है ना जो हमारा वो है एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन में टाइम लगता है, यहाँ पे हमारा जो एस फेज है वो लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। G1 मैंने बताया सेल ग्रोथ का फेज है। G2 प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, जो आगे डिवीजन होगा उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एम फेज इसमें डिवीजन होता है, तो जो और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये हमारा लॉन्गेस्ट फेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग प्लांट वैक्यूल्स आर करेक्ट। प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में, उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो वो वैक्यूल हमें पता है स्टोरेज के काम आते हैं। जैसे एक सेकंड बना के दिखाती हूँ। ये अगर हो गया हमारा एक सेल, ऐसे एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। ये वैक्यूल ना प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब प्लांट सेल्स में बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसको ना टर्गर प्रेशर मेंटेन करना होता है। लिक्विड फ्लूइड कितना आ रहा है सेल में, कितना जा रहा है, वो ये वैक्यूल ही करता है मैनेज, ठीक है। जैसे ये प्लांट सेल है ना, इसमें इतना बड़ा वैक्यूल होगा। वैक्यूल, ये अगर हमारा वैक्यूल है, इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर हमारा फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को जो जो यहाँ पे हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ये जो हमारा वैक्यूल है ये टर्गर प्रेशर सेल का मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ मैच्योर प्लांट सेल इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट, बिल्कुल ये ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है द फ्लूइड कंटेन विद इन द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द मैच्योर सेल इज कॉल्ड द सेल सैप, ये भी ठीक है। द टर्गर प्रेशर विद इन द मैच्योर प्लांट सेल इज मेंटेन बाय द वैक्यूल्स, ये भी ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। Now let's move to our next question. Synapses is a characteristic of, देखो साइनेप्सिस क्या होता है, पहले हम एक बारी ये देखते हैं। हमने सेल साइकिल देखी थी यहाँ पे। सेल साइकिल में जैसे माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, वो आगे भी स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। माइटोसिस में ऐसे होते हैं और मियोसिस में क्या होते हैं, इनकी दो होते हैं, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2, ऐसे प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टीलोफेज 1, और ऐसे प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये तो हमें पता ही है। तो जो मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 है ना, उसमें कुछ और भी स्टेप्स होते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो पहला स्टेज उसमें है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम है ना, प्रोफेज में एंटर करने के बाद जो प्रोफेज में स्टेजेस आती है ये वो है। हम ये जो हमारा चार्ट है ना, ये जो पूरा का पूरा चार्ट है, ये हमारा ये जो प्रोफेज है ना, इसको बड़ा करके दिखा रखा है। प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है मियोसिस 1 में, ठीक है। मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है देखिए। पहली स्टेज आती है लेप्टोटीन, इसमें जो हमारा क्रोमोसोम है ना वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो होती है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन में हमारी साइनेप्सिस शुरू हो जाती है। साइनेप्सिस में क्या होता है, जो ये हमारे क्रोमोसोम्स है ना, ये पास आने लग जाते हैं, ठीक है, और ये अटैच करते हैं। इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रॉसिंग ओवर, इसको हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, यहाँ पे भी हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आते हैं और अपना थोड़ा सा जो जीन्स है ना उनके बीच में वेरिएशन लाता है, एक दूसरे से जीन्स एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डिप्लोटीन है, यहाँ पे साइनेप्सिस खत्म हो जाती है और
इस यहाँ इसके बाद आता है हमारा प्रोफेज, एंड करता है जिसमें हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो गायब हो जाती है। ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये गायब होना शुरू हो जाती है आगे सेल डिवीजन के लिए। तो अब हम एक बार अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइनेप्सिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हमने अभी अभी देखा साइनेप्सिस किस में हो रही है, जाइगोटीन में। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है जाइगोटीन। बाकी स्टेजेस लेप्टोटीन, पेचिटीन, रिप्टोटीन मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स मूव करते हैं। क्वेश्चन 31, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, 6th क्लास से याद करना शुरू किया था सबने हमने। गोल्जी अपरेटस मैंने बताया क्या करता है, प्रोटीन लिपिड्स इनको मॉडिफाई करके स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूक्लियस हमारा पता है, न्यूक्लियस तो ब्रेन होता है सेल का, इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है ट्रांसपोर्ट के काम आती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन अ पार्ट ऑफ सेल कॉल्ड, ये हमारा सेल है, सेल में ये ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस, जो हमारा न्यूक्लियोलस है ना वो हमारा बनाता है राइबोसोम्स। ये देखो ये जो है ये है न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं राइबोसोम्स। बाकी एक बार पूरे सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, ये जो छोटे छोटे रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं ना आपको इस पे, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर है हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। क्रोमोसोम्स में तो जब सेल डिवीजन होता है ना बस तब आता है थोड़ी देर के लिए, वरना मेरा ऐसे हमारा जेनेटिक मटेरियल से क्रोमेटिन की फॉर्म में बिखरा पड़ा रहता है। ये है हमारा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस मैंने बताया क्या करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद ये जो पूरा जो फ्लूइड है ना जिसमें सारा सब कुछ पड़ा है, साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है। देखो ये हमारा ये क्या बोलते हैं एनिमल सेल है, इसमें वैक्यूल हमारा छोटा सा दिखा रखा है ना, इसलिए प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा होता है। सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये जैसे मैंने बताया था फूड जब बाहर सिक्रीट करना होता है या फिर सेल और भी चीजें काफी सिक्रीट करते हैं तो वो यहाँ से होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये है, स्मूथ ये इसलिए है क्योंकि आप देख रहे होगे इस पर हमारा ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। लाइसोसोम्स ये रहे। माइक्रोफिलामेंट ये क्या होता है, देखो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना, ये सेल के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। प्लांट सेल्स में हमारा सेल वॉल करती है और एनिमल सेल्स में हमारा ये जो साइटोस्केलेटन है ना, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता ही है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन अ पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड, अभी हमने देखा न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। अ डेफिनेट शेप टू सेल इज गिवन बाय, देखो सेल की हमें पता है एक सेल वॉल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ। तो हम इन जनरल सेल की बात कर रहे हैं ना, तो हम उस सेल की जो शेप है हम उसको सेल वॉल देती है, क्योंकि हम प्लांट सेल्स में देखें तो सेल वॉल देती है। अभी अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर एनिमल्स में देखें तो हमें साइटोस्केलेटन देता है हमें। ठीक है, अगर शेप की बात आ रही है तो वो सेल वॉल और साइटोस्केलेटन देते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्शन करती है, आउटर मोस्ट अगर कोई मेम्ब्रेन पूछेगा ना इन जनरल कि सेल की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताएंगे। लेकिन शेप कौन देती है, वो सेल वॉल देती है प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में साइटोस्केलेटन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेल वॉल।
Let's move to our next question. Question 34. Which of the following is common feature of all the cells? देखो भाई देखते हैं. All the cells का मतलब है प्रोकैरियोट्स में भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, यूकैरियोट्स में भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. सबसे पहले इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. देखो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हर एक के अंदर नहीं होती. यूकैरियोट्स में हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट सेल में ये ऑर्गेनेलीज नहीं होती. तो ये हमारा कॉमन फीचर नहीं है क्योंकि सिर्फ यूकैरियोट्स में. नेक्स्ट है अ लिपिड सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती. प्रोकैरियोट्स में हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे बिखरा होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पर नहीं होती, इसलिए ये भी हमारा एक कॉमन फीचर नहीं है. और आरएनए जेनोम भी हमारा हर एक में प्रेजेंट नहीं होता, किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है. जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2, अ लिपिड सेल मेम्ब्रेन. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best describes the function of rough endoplasmic reticulum in eukaryotic cells? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड्स बनाता है. तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस. ऑप्शन 1, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स इनटू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फॉर द डिलीवरी टू टारगेटेड वेसिकल्स. ये नहीं. प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम है. देखो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का जहां नाम आता है ना, तो वहां तो हमारा गोल्जी अपरेटस आ जाएगा, तो ये तो नहीं है ऑप्शन. नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन लिपिड्स. अब लिपिड्स कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन हमारे से यहाँ से पूछा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, तो ये भी नहीं है. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स अभी अभी हमने देखा कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. Our question number 36 is which is the longest of prophase 1 of meiosis. अभी अभी मैंने आपको इन स्टेजेस के बारे में बताया था, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट स्टेज हमारी पैचिटीन होती है, क्योंकि मैंने बताया था इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है. मतलब जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, वो अपना थोड़े थोड़े जीन्स एक्सचेंज करते हैं, जिससे वेरिएशन आती है, म्यूटेशन आती है. ठीक है, तो जो हमारा पैचिटीन है वो हमारी लॉन्गेस्ट स्टेज है. बाकी स्टेजेस के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. Our next question is plant cell wall. Plant cell wall क्या करती है? देखते हैं ऑप्शंस. Provides rigidity to the cell. बिल्कुल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ठीक है, सेल को. प्लांट सेल में क्या होता है? टर्जिडिटी जब मेंटेन नहीं रहती ना और सेल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाए तो सेल वॉल उसको फटने नहीं देती, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है हमारा मेंटेन्स द सेल शेप. बिल्कुल सेल शेप को मेंटेन करती है. एंड प्रिवेंट्स द एक्सपेंशन ऑफ सेल. अभी अभी मैंने बताया जब टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं होता, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो सेल को फटने नहीं देती, मतलब एक्सपेंड नहीं होने देती. तो ये अभी हमारा ठीक है. तो हमारे तीनों ऑप्शन ठीक है. करेक्ट आंसर इज आंसर 4, ऑल A, B एंड C. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. How many rounds of mitotic division must occur in a cell of the root tip to form 128 cells? तो रूट टिप का सेल है तो हमें पता है इसमें माइटोसिस होगा. माइटोसिस क्या करता है? जो माइटोसिस में हमारा अगर एक सेल डिवाइड होता है तो हमारा दो पार्ट में, दो सेल्स में होता है. अगर हम मियोसिस देखते हैं तो मियोसिस में एक के चार बनते हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है? सेल ऑफ रूट टिप. सेल ऑफ रूट टिप में हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है. तो अगर हम एक सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेल से हमें 128 सेल्स तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगेंगे? देखो जिसका मैथ्स तेज है उसके लिए अच्छा है, वरना मेरी तरह कर लो. एक से 2 होंगे, एक स्टेप. 2 के 4 हुए, 2 स्टेप. 4 के 8 हुए,
थर्ड स्टेप। फिर 8 से लेके 8 के डबल 16 हुए, 16 के 32 हुए, 32 के 64 हुए और 64 के 128 हुए। हमें 7 स्टेप्स लगे, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 7। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये तो सबको पता होगा, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अच्छा, ल्यूएनहॉक है, इसने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक का हमें पता है कि बार्क में से डेड सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन लिविंग सेल पॉन्ड, जो पॉन्ड का वाटर है ना, उसमें डिस्कवर किया था ल्यूएनहॉक ने लिविंग सेल। अब रॉबर्ट स्वैनसन इनका आई थिंक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ज़्यादा वो है, बायोजेनेटिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ज़्यादा योगदान है। तो और नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, फ्लूइड्स के अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ना वो शो करी थी। फ्लूइड्स के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट, इन्होंने पानी के अंदर पोलन ग्रेन्स को मूव करते हुए दिखाया था कि पार्टिकल्स फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ, साइनेप्सिस में क्या होता है दिखाते हैं आपको, रुकिए। ये है साइनेप्सिस, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक पेयर है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे एक क्रोमोसोम है हमारे पेरेंट से, फादर से, और एक क्रोमोसोम है हमारी मदर से। दोनों है आई कलर, दोनों के ऊपर जो जीन्स है वो आई कलर के लिए है। तो एक क्रोमोसोम पे फादर की आई कलर का जीन है, एक क्रोमोसोम पर मदर की आई कलर का जीन है, लेकिन दोनों पे जीन किसके, आई कलर के। तो वो दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, पास आते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, तो दैट इज आवर साइनेप्सिस। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 इज होमोलोगस, साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल यही ऑप्शन ठीक है। बस और तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हमारा इतना ही है, 20 क्वेश्चंस आज हमने कवर कर लिए। बाकी इससे आगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी। हम अराउंड 7 पार्ट्स में सेल बायोलॉजी कवर कर लेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो के लिए पार्ट 1 के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।